साथियों नमस्कार। साथियों, इजराइल ईरान वॉर अब एक नए मोड़ पर पहुंचता जा रहा है। सबको लग रहा है ये वॉर कहीं और ज़्यादा घातक ना हो जाए। कई लोगों का कहना है कहीं न्यूक्लियर अटैक तक ना पहुंच जाए, चाहे छोटे स्केल का न्यूक्लियर अटैक हो, लेकिन हो सकता है। और कई लोगों का कहना ऐसा है कि कहीं भारत को ना घसीट लिया जाए। इन सब के बीच पाकिस्तान ने ईरान से कह दिया है कि भाई देखो, हमारा और सऊदी का एक डिफेंस पैक्ट हो रखा है, कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़े। तो ईरान इस बात का ज़रा ध्यान रखना। पाकिस्तान की मैं आपको बात बताता ही हूँ, तू कौन मैं खामखा। तो पिछले 24 घंटे में जो कुछ भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, मैं सबको लेकर के एक साथ आपको समझाता हूँ। आप लोग कह रहे होंगे वीडियो लेट क्यों आया। देखो, मैं कोई ये 6-6, 7-7 मिनट की वीडियो बना दूँ, 4, इससे अच्छा एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी बातें इंक्लूड करता हूं और थोड़ा इंतज़ार भी करता हूं कि ऐसा ना हो कि एक फेक न्यूज़ मैं आपको बता दूं। तो कई बार फेक न्यूज़ भी हम पे आ सकती है, क्योंकि मैं युद्ध के क्षेत्र में तो हूं नहीं जो मेरे सामने सब हो रहा होगा। जो न्यूज़ आ रही होगी वही मैं आपको बता रहा हूँ। बहरहाल, तो हुआ ये है, एक बड़ी न्यूज़ ये आई है कि यूएस ने एक मिसाइल टेस्ट करी है जिसका नाम है मिनटमैन 3। इसको डूम्सडे मिसाइल भी बोलते हैं और न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है। अब आप कहेंगे ये क्या है। ये डूम्सडे शब्द जब भी यूज़ हो तो डूम्सडे शब्द यूएस यूज़ करता है। जैसे डूम्सडे प्लेन, ऐसा प्लेन जो तब निकल के आएगा जब यूएस पर न्यूक्लियर अटैक हो जाएगा। ऐसी डूम्सडे मिसाइल ये तब निकल के आएगी जब यूएस पे न्यूक्लियर अटैक हो जाएगा। और ये कितनी खतरनाक मिसाइल है कि मिनट्स में एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में पहुंच जाती है। यूएस ने इसको टेस्ट किया है कैलिफोर्निया से, और कैलिफोर्निया से टेस्ट करके इसको, मतलब यूएस इधर पड़ता है तो इधर से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके मार्शल आइलैंड्स हैं, यहाँ पर गिराया है और एक परीक्षण किया है। इस पर यूएस का कहना ये है कि ये परीक्षण हमने ईरान वॉर के मद्देनज़र नहीं किया है, ये एक रेगुलर परीक्षण है, हमने उसी क्रम के अनुसार किया है। पर ऐसा तो हो नहीं सकता। दूसरा, इस जो मिसाइल की कैपेबिलिटी है इतनी खतरनाक है कि जितना हिरोशिमा पर न्यूक्लियर बम गिराया था उससे भी 20 गुना ज़्यादा घातक न्यूक्लियर वॉरहेड को लेकर के जा सकती है अपने साथ और तबाही मचा सकती है। इसकी रेंज कितनी है साहब? इसकी रेंज है करीब करीब बता रहा हूँ 9,600 किलोमीटर, यानी मान लो 10,000 किलोमीटर रेंज है इसकी। इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड है 15,000 माइल्स पर आवर, यानी लगभग 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा। 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि शायद मिनट्स में 2-4-5 मिनट में ही ये कश्मीर से कन्याकुमारी चली जाएगी। इस गति की जो इनकी मिसाइल है, इसका इन्होंने परीक्षण किया है। तो इस तरह की मिसाइल का परीक्षण करना ये दर्शाता है कि यूएस उस लेवल की तैयारी कर रहा है कि यूएस पर अगर एक छटपुट न्यूक्लियर बम भी गिरा दिया गया कहीं तो ये मिसाइल एकदम से एक्टिवेट होगी, ईरान पे गिरेगी, ईरान खत्म। ये हो सकता है। ईरान ने अपने यूरेनियम को कितना एनरिच कर लिया है, कहाँ तक ले गया है, उसे बम बनाया है कि नहीं बनाया है, कंफर्मेशन नहीं है। ईरान में भी जो नितान्ज है वहाँ पर अटैक किया गया है यूएस इजराइल के द्वारा, और वहाँ से कुछ झटकों का भी सेंसेशन मिला है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को। तो वो वहाँ पर जांच पड़ताल भी कर रहे हैं जिस भी तरह से कर सकते हैं। तो युद्ध उस स्तर पे जा रहा है। इसी क्रम में आज सुबह से एक खबर और आ रही है कि भाई ईरान ने टर्की पे भी अटैक कर दिया है। जी, मसला ये है कि जो टर्की है, टर्की की तरफ एक मिसाइल गई थी, उस मिसाइल को हवा में ही मार दिया गया। टर्की में लगा हुआ था एयर डिफेंस सिस्टम, जो एयर डिफेंस सिस्टम नेटो का है। अब टर्की भी नाटो का सदस्य है तो उसके नाते टर्की में लगा हुआ था। तो जैसे ही मिसाइल आई उसने हवा में ही उसको क्षतिग्रस्त कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब मान लीजिए ये मिसाइल टर्की में गिर जाती तो टर्की में मिसाइल गिरते ही नाटो का आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो जाता और सब के सब नाटो सदस्य ईरान पर टूट पड़ते। ईरान ने कहा है कि मिसाइल हमने नहीं छोड़ी है। टर्की का कहना है कि ईरान की तरफ से आई है, और टर्की इस बात से भी हैरान है कि ईरान के और हमारे संबंध तो ठीक ठाक है यार, लेकिन ईरान ने हम पे मिसाइल क्यों चला दी।
ईरान जिस तरह से पागल हो गया है कि जो सामने आ रहा है उसको मारते चला जा रहा है, चाहे बरहीन हो, यूएई हो, सऊदी हो, ऑयल रिफाइनरीज हो, यूएस के बेसिस हो, कुछ भी हो, सब उड़ा दो। तो टर्की को उम्मीद है कि हम पे भी छोड़ दिया गया हो। बहरहाल टर्की को तो मैं यही कहूँगा कि टर्की का इलाज तो इजराइल करेगा। इजराइल ने ईरान से शुरुआत करी है, ख़त्म टर्की पे करेगा, आप देखते जाइएगा। ये ऐसा भी नहीं है कि अगले 2 महीने में हो जाएगा, मतलब अगले 5, 6, 7 साल में आप देखोगे टर्की का भी नंबर आएगा। अब एक खबर और मैं आपको बता दूं जो आपने अभी तक जानी ली होगी कि श्रीलंका के तट के पास ईरान के एक वॉरशिप को ध्वस्त कर दिया गया है यूएसए के द्वारा, और इसमें कई लोग मारे गए, 80+ लोग मारे गए हैं। कुछ लोग घायल हुए हैं जो वॉरशिप पे ड्यूटी दे रहे थे। उन घायलों का इलाज कर रहा है श्रीलंका के गाले में, गाले नाम की जगह है, वहाँ पर इनका इलाज चल रहा है। अब इसको लेकर के भी सियासत की जा रही है। सियासत की क्या की जा रही है? सियासत में बोला जा रहा है कि भाई बताइए, युद्ध इंडिया के दरवाजे तक पहुंच गया है, बताइए यूएस इंडिया के बेसिस का इस्तेमाल कर रहा है, बताइए इंडिया के विशाखापट्टनम में ईरान का ये वॉरशिप एक नेवी एक्सरसाइज करने आया था मिलान नाम से। ये फरवरी में 18 फरवरी से 25 फरवरी के बीच हमारे विशाखापट्टनम के तट पर कई देशों के साथ हमने मिलान नाम से या मिलन नाम से एक्सरसाइज करी है, जिसमें ईरान का ये वॉरशिप भी आया था। अब 25 फरवरी के बाद ये वॉरशिप हमारे यहाँ से निकल गया। अब निकल के दुनिया में कहीं भी जाए, हमें क्या करना? और इस पर कोई अटैक कर दे, इसे उड़ा दे, कब्जा ले, बंदी बना ले, हमें क्या करना? तो भाई जब ये भारत की बाउंड्री से बाहर हो गया, इंटरनेशनल वाटर्स में चला गया, तब जाकर के यूएस ने इस पर अटैक किया। तो पहली फेक न्यूज़ जो यूएस में भी चलाई जा रही है कि भाई ये भारत के तट का इस्तेमाल करके इस पर अटैक किया गया है। तो भारत के किसी तट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। भारत किसी तरह से इस युद्ध में यूएस का, इजराइल का, ईरान का सपोर्ट नहीं कर रहा, वो बात अलग है, इजराइल के साथ दोस्ती अच्छी है। साथ ही जो अटैक ये हुआ है, ये श्रीलंका का गाले नाम का एक जगह है, उसके साउथ में हुआ है, इस तरफ। अब ये दूरी एग्जैक्टली कितनी है पता लगा पाना बड़ा मुश्किल है। 3-4 सोर्सेज से मुझे अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिली है। किसी का कहना है कि भाई ये इंटरनेशनल वाटर्स में किया गया है, कोई कह रहा है कि साहब गाले से जस्ट थोड़ा सा नीचे साउथ में किया गया है। जहाँ भी किया गया हो, लेकिन ये जो वॉरशिप था ये ना तो भारत के क्षेत्र में था, ठीक है, और ना भारत के पास था। तो जितने भी इसमें सैनिक ईरान के घायल हुए हैं, तो घायलों को सबसे पहले कहाँ लेके जाया जाता है? नज़दीकी अस्पताल में। तो नज़दीकी अस्पताल कौन सा है? श्रीलंका का। इसलिए श्रीलंका उनका इलाज करवा रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने मुंह मोड़ लिया है। अगर हमारे आसपास होता तो हम करवाते। मानवता अपनी जगह है, युद्ध अपनी जगह है, ठीक है। दूसरी बात, कई लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि भाई ये इंटरनेशनल वाटर क्या होता है, भारत का पानी कहाँ तक होता है। तो देखिए, किसी भी देश में, जैसे भारत की ये बाउंड्री है, भारत की ये बाउंड्री है मान लीजिए, ठीक है, तो यहां तक तो हमारी सीमा है ही। इसके बाहर पानी में भी लगभग 12 नॉटिकल माइल तक पानी में, ये जो मैं एक सेकंड इसका कलर दूसरा ले लेता हूं, पानी में मैंने जो ये वाइट कर दिया, ये 12 नॉटिकल माइल मान लो, है ना, चौड़ाई पट्टी, वाइट वाली पट्टी की चौड़ाई 12 नॉटिकल माइल तक ये पूरा पानी हमारा उसी तरह से क्षेत्र है जैसे हमारा लैंड है। 12 नॉटिकल माइल तक के पानी का हम किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता हमारी मर्जी के बिना। आप कहोगे नॉटिकल माइल क्या होता है? 1 नॉटिकल माइल का मतलब होता है लगभग 1.8 किलोमीटर। समुद्र में दूरी नापी जाती है नॉटिकल माइल से, NAUTICLE, नॉटिकल माइल्स, समुद्री मील। तो लगभग 1.8 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो 12 नॉटिकल माइल तक तो पूरा हमारा है। अब 12 के भी आगे बढ़िए, अगले जो 12 हैं, 12 के भी बाहर बढ़ेंगे, तो जो अगले 12 हैं जो नीले रंग से मैं बना रहा हूं, यानी हमारे तट से 12 और फिर 12, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए इंडिया की बाउंड्री है, तो ये जो 12 हैं, ये 12 तो हो गए बिल्कुल हमारा ही टेरिटोरियल वाटर। इसके भी जो अगले 12 हैं, ये वाले अगले 12, इसे कहते हैं कॉन्टिजियस जोन, यानी कि इस पानी पर भी हमारा पूरा अधिकार है। लेकिन जो अगले 12 मैंने बताए, इसके ऊपर जो हवा है उस पर हमारा अधिकार नहीं है,
ठीक है, यानी कि जो ये वाले 12 हैं, इन 12 में तो हवा और पानी दोनों पर हमारा अधिकार है। इस पानी के ऊपर कोई दूसरी कंट्री का प्लेन भी बिना हमारी मर्जी के उड़ के नहीं जा सकता, लेकिन इस वाले पानी पर दूसरी कंट्री का प्लेन उड़ के जा सकता है, उसे हम रोक नहीं सकते। पर हाँ, शिप नहीं जा सकता कि पानी पे हमारा अधिकार है। और इसके भी जो अगले 200 नॉटिकल माइल तक है, जो 200 नॉटिकल माइल है, वो एक ऐसा पानी है जिस पर हमारा पूर्णतः अधिकार नहीं है। कोई दूसरा शिप जा सकता है, हम किसी का पासपोर्ट चेक नहीं कर सकते, कस्टम लॉज हमारे नहीं लगते उस तरह से। लेकिन अगर हमें लगा कि उस क्षेत्र में कोई नीचे तेल का भंडार है या गैस का भंडार है, तो हम वहाँ जाकर के डिगिंग कर सकते हैं, माइनिंग कर सकते हैं, तेल निकाल सकते हैं, यानी ऐसा कोई भी काम कर सकते हैं जिससे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा हो, तो वो चलता है। ठीक है, तो इस तरह से जो आप ये देख रहे हो ना, ये लकीरें, ये 200 नॉटिकल माइल को बता रहे हैं। इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, ये अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि अच्छा एक बात बताइए, ये श्रीलंका है, ठीक है, ये भारत है, अगर हम 200 नॉटिकल माइल लेते हैं तो ये तो भाई श्रीलंका को ही पार कर जाएगा इस हिसाब से। तो हाँ, इस पर मैं आपको बताता हूं। ऐसी स्थिति में अगर ये भारत हमारा एक देश हो गया, ये कोई दूसरा देश पड़ जाता है, तो जब 200 नॉटिकल माइल ये संभव नहीं है, तो दोनों देशों के बीच में जो पानी है इसको 50-50% बांट लिया जाता है, 50% हमारा, 50% तुम्हारा। समझ गए? तो इस तरह से पानी का बंटवारा किया गया है। एक तरह से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अगर कोई जहाज पहुंच जाता है तो मान लिया जाता है कि इंटरनेशनल वाटर में पहुंच चुका है, और उससे बाहर चला जाए तो भाई फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि भारत को संज्ञान लेना चाहिए था, वो भारत का मेहमान था, ईरान भारत को बचाना चाहिए था, हमारा मेहमान था जब तक हमारे घर में था, हमारा मेहमान था जब तक हम उसे गेट तक छोड़ने गए थे। चलो, हमारा मेहमान था जब तक हमारे गेट के सामने वाली जो सड़क है उस पर खड़ा हुआ था, मान लिया। लेकिन जब वो हमारी कॉलोनी से ही बाहर चला गया, थोड़ा दूर चला गया, किसी दूसरी कॉलोनी को भी पार कर गया, तो हमें क्या करना, अब उसके साथ क्या हो। तो इस दृष्टिकोण से ईरान को हम बचाने नहीं गए और न ही हम उसमें बीच में कूदे। ठीक है, अब आते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है वही जो मैंने आपको बताया था, पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने संकेत दिया है कि हमें भी युद्ध में कूदना पड़ सकता है ईरान, क्योंकि हमने और सऊदी ने पैक्ट किया हुआ है डिफेंस का। ईरान ने कहा अच्छा तुम कूदोगे, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये कहाँ से कूदोगे, सऊदी से कूदोगे या बगल से कूदोगे? नहीं, हमें जहाँ से कहा जाएगा हम कूदेंगे। ओ ऐसे कहा जाएगा, ठीक ठीक, गुड गुड गुड, चलिए देखते हैं। तो पाकिस्तान और सऊदी का जो डिफेंस पैक्ट है, इस पर आप याद कीजिए, मैंने आपको कई बार बताया था। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, उस पर पाकिस्तान में आने से पहले एक चीज़ और बता दूं। ये बताया गया था कि जो ईरान का वॉरशिप है, ये यूएस की सबमरीन द्वारा उड़ाया गया। सबमरीन से टॉर्पेडो ने निकल के उड़ाया है। कई लोग समझ नहीं पा रहे टॉर्पेडो क्या होता है। टॉर्पेडो मान लीजिए सबमरीन से या शिप से निकलने वाली मिसाइल जिसका आकार कुछ इस तरह का होता है, सिगार जैसा, ये टॉर्पेडो कहलाती है। इस टॉर्पेडो से ही जो वॉरशिप है ईरान का, उसे उड़ाया गया था। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद पहली बार सबमरीन से अटैक करके इस तरह से वॉरशिप उड़ाया गया है। यूएस इस बात को कह रहा है। ठीक है, मेरे साथ समस्या ऐसी हो गई है, कई दिन से गला खराब था, गला थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ तो जुकाम इतना तगड़ा हुआ कि फिर जुकाम से ख़राब होने वाला जो गला है वो हो गया। अब वो भी चलो ठीक हो रहा था, तो आज खांसी इतनी हो गई है कि मुझसे 30 सेकंड बोलता हूँ, फिर खांसी जैसा आता है तो थोड़ा अजीब सा हो जाता है, बट थोड़ा अरेंज कर लेना है ना। तो ये था टॉर्पेडो जो मैंने आपको बताया। पाकिस्तान ने कहा है कि भाई हम आ सकते हैं बीच में। अब याद कीजिए, मैंने आपको कई बार बताया था कि पाकिस्तान से जो ये डिफेंस पैक्ट कराया गया है यूएस के द्वारा, ये कराया ही इसलिए गया है कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान को भी कुदवाएंगे। ठीक है, अब धीरे धीरे देखना, अगर यूएस को लगेगा कि ईरान के साथ लड़ने में ये मामला ज़्यादा खिंच रहा है, ख़त्म नहीं होने का नाम ले रहा युद्ध, ये रशिया यूक्रेन जैसी स्थिति ना हो जाए,
तो मैं आपको बता दूं, अमेरिका लंबा युद्ध नहीं कर सकता, उसके पास इतना फंड अभी है नहीं। उसके गवर्नर समय समय पर इस तरह का बयान देते रहते हैं। तो अमेरिका क्या करता है, अच्छा उस पर फंड हो भी तब भी क्या करता है अमेरिका, जब उसे लगता है कि मामला लंबा खिंच रहा है तब वो अकेला नहीं जाता, फिर अपने साथ कईयों को लेके जाता है। कह रहे भाई यूके तुम भी आ जाओ, फ्रांस तुम भी आ जाओ, तुम सब नेटो वाले हो ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये 30-35 देशों को साथ ले जाके फिर लड़ता है युद्ध को, दूसरों को भेजता है। याद कीजिए गल्फ वॉर 1988 से 90 के बीच, तो वो सिचुएशन भी बनती दिखाई दे रही है। तो पहले तो बड़े बड़े लोगों को बुलाता है यूएस, जैसे यूके को बोल दिया, फ्रांस को बोल दिया, इटली को बोल दिया, ऑस्ट्रेलिया को बोल दिया। फिर जब भीड़ बढ़ानी होती है तो कुछ भीड़ वाले देशों को भी बुला लेता है, जैसे सऊदी से कुछ कह दिया, इराक से कह दिया, सीरिया से कह दिया, तो भीड़ यहाँ से बुला ली। फिर जब जानवर चाहिए होते हैं, जैसे कुत्ते वुत्ते चाहिए होते हैं, तो फिर जैसे पाकिस्तान से बुला लिया। इस तरह से भी होता है। तो ये सब अरेंज कर रहा है, भीड़ भी अरेंज कर रहा है, वेपन्स भी अरेंज कर रहा है यूएस, और कुत्ते भी अरेंज कर रहा है। तो इसलिए ये पाकिस्तान की तरफ से आवाज़ आई थी कि हम भी युद्ध में आ सकते हैं, तो पाकिस्तान किसी डिफेंस पैक्ट की वजह से युद्ध में नहीं आएगा। पाकिस्तान के सैनिक अगर जाएंगे सऊदी, ये सैनिकों को कहीं भी लगाएगा कोई भी, तो वो सिर्फ और सिर्फ यूएस के कहने पर ही लगाया जाएगा। पाकिस्तान इंतजार कर रहा है यूएस के इशारे का, ठीक है ना, उस इशारे पर पाकिस्तान नाचेगा। डिफेंस पैक्ट किया होता चाहे न किया होता, यूएस जो कहता पाकिस्तान वही करता, ठीक। तो देख लीजिए, पिछले साल सितंबर में इन दोनों का पैक्ट, और धीरे धीरे फिर जो सिचुएशंस बनती गई, सब इसलिए थी ताकि ईरान को घिरा जा सके। ईरान में काम आएगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान से यूएस अभी भी इसलिए बना के चल रहा है कि यूएस में एक तो डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो तो चलो वैसे भी इन्वेस्टमेंट तो कहीं भी कर लेंगे। पाकिस्तान की भी ज़रूरत है ईरान को ख़त्म करने के लिए, और पाकिस्तान की फिर ज़रूरत पड़ेगी इन देशों में कट्टरता को ख़त्म करने के लिए। तो पाकिस्तान इसलिए भी ज़रूरी है, ठीक है। आगे देखिए, अच्छा एक चीज़ और देखने को मिल रही है, यूएस और इजराइल इस समय जो प्राइमरी चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं ईरान में। आप लोग सोचते होंगे कि भाई यूएस अटैक कर रहा है, इजराइल अटैक कर रहा है, तो क्या ये ऐसे ही हवा में चला रहा है, मतलब कहीं भी जाके गिर जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ उद्देश्य तो होगा। ईरान में तख्ता पलट कर आना ये तो उद्देश्य है ही, ये तो एक दूरगामी उद्देश्य है। लेकिन अभी मान लो यूएस ने कोई मिसाइल चलाई या इजराइल ने चलाई, तो उद्देश्य क्या है, क्या करना है? इन्हें आईआरजीसी खत्म करना है। आईआरजीसी खत्म करना है पूरी तरह से। आईआरजीसी क्या है आपने बहुत सुना होगा। पिछले वीडियो में मैं आईआरजीसी की फुल फॉर्म गलत बोल गया था फ्लो में, तो किसी को बुरा लगा हो तो वो माफ़ कर दे। आईआरजीसी का मतलब है, देखिए, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, ठीक है। ये क्या है? ईरान में जब रेवोल्यूशन हुआ था, क्रांति आई थी 1979 में, तो तख्ता पलट हुआ था उस वक्त, और इस्लामिक शासन आ गया था खोमेनी का। खोमेनी ये जानता था कि ईरान के पास जो अभी सेना है, ये सेना मेरे लिए वफादार रहेगी नहीं रहेगी, बड़ा डाउट था, क्योंकि उसकी नसों में तो पर्शियन खून दौड़ रहा था। सेना को तो यही लगेगा ना कि ये इस्लामिक शासन आ गया, ये हमको ऐसे कैसे हुक्म दे रहा है। तो इस्लामिक शासन को ईरान की एग्जिस्टिंग सेना पर भरोसा नहीं था, इसलिए एक पैरेलल सेना बनाई गई, उसका नाम रखा गया ये। अब इसका उद्देश्य जब हम विकिपीडिया पे पढ़ते हैं तो वही पता चलता है कि ईरान को सुरक्षा प्रदान करना, प्रोटेक्ट करना, एक कंट्री की सॉवरेनिटी को, है ना, ये सब काम करती है वही। इसके कई सारे विंग हैं, 5 विंग्स हैं इसके, यानी ब्रांचेस हैं, और 2024 तक इसमें लगभग 1,25,000 टोटल सैनिक थे, ठीक है। इसके बाद इसकी जो 5 विंग्स हैं वो कौन कौन सी हैं? देखिए, 5 ब्रांचेस हैं। ग्राउंड फोर्स, आर्मी समझ लो, एरोस्पेस, एयरफोर्स समझ लो, नेवी हो गई, ये कुड्स फोर्सेस हैं। कुड्स फोर्सेस क्या होती हैं? जैसे CIA है, मुसाद है, तो कुड्स फोर्स CIA मुसाद का भी काम करती है, और कहीं पर कोई स्पेशल ऑपरेशन चलाना हो, कहीं एयर स्ट्राइक करनी है, कुछ करना है किसी देश में घुस के कुछ, तब भी इसी को भेजा जाता है। तो इसके पास 2 काम है, इंटेलिजेंस गैदर करना और स्पेशल ऑपरेशन चलाना, कुड्स फोर्स। इसके भी जब गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि कुड्स फोर्स जो है कई अलग अलग देशों में छोटे छोटे ग्रुप्स को मदद करती है। जैसे देखिए,
मैं आपको विद सबूत दिखाऊंगा। देखिए देखिए, हिजबुल्लाह को, हमास को, फिलिस्तीनियन इस्लामिक जिहाद को, हूती को, इन सभी को ये सपोर्ट करती है और इराक, सीरिया, अफगानिस्तान में जितने भी शिया मिलिटेंट्स हैं उनको भी मदद करती है। तो आप समझ गए, उनको इंटेलिजेंस देना, हथियार पहुंचाना, वो सारे काम भी इसी के। तो हिजबुल्लाह, हमास और हूती। तो अभी तक हुआ यह है कि यूएस और इजराइल दोनों ही इस चीज पर लगे हैं कि किस तरह से आईआरजीसी को खत्म किया जाए, ठीक है। और धीरे धीरे यूएस लगा हुआ है आईआरजीसी के कमांड्स को खत्म करने में, नेवी को खत्म करने में, एयरफोर्स को खत्म करने में। यूएस के F-35 से इजराइल ने अभी ईरान का एक जहाज गिरा दिया था। ऐसे न जाने कितने जहाज गिराए जा चुके हैं। 11 बड़े शिप्स ईरान के यूएस की नेवी ने गिरा दिए हैं। अभी वॉरशिप गिरा दिया गया था, ठीक है। तो यूएस का कहना तो यह है कि हमने उनकी नेवी और एयरफोर्स को खत्म कर दिया है, बट शायद ये बड़े बोल हो सकते हैं यूएस के। और इजराइल किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है कि जो ये कुर्ड्स हैं, जैसे हिजबुल्लाह में भी हैं, लेबनान में यानी कि हैं, ठीक है, वहाँ गाज़ा में लंबे समय से कर ही रहा था इनको साफ, ये इनको ख़त्म करने में भी लगा हुआ है बड़े स्तर पर। इसलिए आपने बात सुनी थी कि इजराइल इस समय लेबनान में प्रवेश कर गया है, और मैंने कहा था लेबनान में प्रवेश करने के बाद बचे कुछ हिजबुल्लाह को ख़त्म करेगा और लेबनान के क्षेत्र को कब्जाएगा, ठीक है। तो ये आईआरजीसी कमांड वही है। अच्छा, एक चीज़ और, 5 थी ना ये, तो एक ये बासिज है। ये बासिज क्या है? ये वो ग्रुप है आईआरजीसी का, वो ब्रांच है जो ट्रेनिंग देता है, इन पर्सनल्स को ट्रेनिंग देता है, उन गार्ड्स को ट्रेनिंग देता है जो ईरान में इनके शासन को बनाए रखते हैं। तो ईरान में जो खामनेई का शासन है उसको ज़मीन पर वेपन्स के दम पर किसने एस्टैब्लिश किया था? इस आईआरजीसी ने और उसकी 5 ब्रांचेस ने, जिसको ख़त्म करने में लगा इस समय यूएस और इजराइल, ठीक है। तो ये बात है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, मैंने भी बताया था कि यूएस पाकिस्तान को तैयार कर रहा है कि भैया ज़रूरत पड़ेगी, आना पड़ेगा। यूएस धीरे धीरे अन्य देशों को भी साथ ले रहा है, मैंने आपसे कहा था। सबूत क्या है? सबूत देख लीजिए। सबूत ये है कि यूके अब जेट्स भेज रहा है कतर में। कीर स्टारमर ने कहा है कि हम जो है अब जेट्स भेजेंगे कतर में। तो यूके अपने जेट भेजने को तैयार है, फ्रांस ने भी कह दिया है, ठीक है। आगे बढ़े। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया ने तो भेज भी दी अपनी फोर्सेस और कुछ वेपन्स यूएस की मदद करने के लिए गल्फ में। तो ऑस्ट्रेलिया ने भेज दी, यूके भेजने वाला है, फ्रांस ने कह दिया भेजने को तैयार है, केवल स्पेन मना कर रहा है कि हम कुछ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पर इनके मना में भी कुछ नहीं, कभी भी बदल जाते हैं। याद कीजिए, यूएस कितना कह रहा था कि यहाँ पर जो डिगो गार्सिया है उसे यूके को मॉरिशस को वापस नहीं लौटाना चाहिए, यूके को चाहिए कि उसे अपने पास रखे। फिर यूके ने कहा कि नहीं नहीं, हमारा फैसला सही है, हमने मॉरिशस को लौटा दिया, 99 साल के लिए हमारे पास लीज पर है और हम किसी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। यूके ने यह भी कहा था ईरान पर अगर यूएस हमला करता है तो हम अपने किसी भी बेस का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और अभी जो ईरान का वॉरशिप बढ़ाया है सबमरीन से, वो कहाँ से हिट करी है? डिगो गार्सिया से निकल के आगे बढ़ी और फिर हिट करी है, उसी डिगो गार्सिया थे। तो इसलिए यूरोपियंस पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। इसलिए जो स्पेन भी कह रहा है, कोई हैरानी नहीं होगी कि उसके सुर भी बदल जाए। तो ऑस्ट्रेलिया ने भेज दिया। अब देखिए इंडिया का मास्टर स्ट्रोक। इंडिया ने खामनेई के मृत्यु पर एक शब्द नहीं बोला अभी तक। मैंने इस पर एक रील भी बना के अपने इंस्टाग्राम पर डाली थी कि खामनेई ने हमारे सीए का विरोध किया, हमारे कश्मीरी मुसलमानों का विरोध किया। मतलब विरोध इन द सेंस उनके पक्ष में खड़े होकर ऐसे दर्शाते थे खामनेई जैसे उनके साथ कितना गलत हो रहा है। धारा 370 में बदलाव किया गया, उसका विरोध किया। ऑपरेशन सिंदूर में कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ खड़े हुए नजर से आ रहे थे। इसलिए भारत क्यों करता खामनेई की मृत्यु का विरोध? और खामनेई कौन से किसी वैसे पद पे थे कि राष्ट्रपति थे, पीएम थे या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे थे? तो अभी तक तो भारत शांत था। फिर भारत को एक चीज समझ में आई। भारत को लगा कि भाई ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ईरान कहता है कि हमने इसे ब्लॉक कर दिया, किसी भी शिप को नहीं निकलने देंगे। फिर आज सुबह खबर आई कि ईरान ने कहा है केवल चाइना का शिप निकल सकता है और कोई नहीं निकलेगा। फिर एक 2 घंटे पहले खबर आई थी
कि ईरान ने कहा है कि यहाँ से ऐसा कोई शिप नहीं निकलने देंगे या ऐसी किसी कंट्री का शिप नहीं निकलने देंगे जो यूएस को, मिडिल ईस्ट को या यूरोप को सपोर्ट करती हो। यानी धीरे धीरे अब ये कुछ रिलैक्सेशन दे रहा है। भारत के बारे में भी स्पष्ट नहीं हुआ है। भारत को क्या करना है कि भारत के इस समय कई सारे टैंकर्स जाते हैं इस तरफ, और नेवी भी हमारी कई जगह है, तो नेवी से हमें प्रॉब्लम वो नहीं है, नेवी तो इतनी सक्षम है हमारी कि अपने आप निपट लेगी। बट जो प्राइवेट टैंकर्स जाते हैं उस पर लगभग 75,000 पर्सनल्स ड्यूटी के रूप में भी काम कर रहे हैं। तो भारत को उन 75,000 पर्सनल्स को बचाना है और सेफली इंडिया लाना है। मान लो किसी हमारे शिप पर अटैक हो गया, गलती से कुछ भी हो गया, तो हमें उनको सेफली बचाना है। और भारत को कोशिश ये भी करनी है कि भारत की जो तेल और गैस की सप्लाई थी वो भी बाधित ना हो। तो यार हमें अगर थोड़ा सा फेवर मिल जाए तो हम अपनी तेल और गैस की आपूर्ति भी कर लेंगे और अपने लोगों को भी बचा लेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि ईरान को ये लगे कि हम भाई हैं तुम्हारी तरफ, थोड़ा थोड़ा हम भी हैं। तो एक डिप्लोमेसी के तहत भारत ने क्या किया, हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं यानी कि जयशंकर साहब को जो असिस्ट करते हैं, विक्रम मिस्री साहब, इनको भेजा भारत में ही ईरान की एम्बेसी में, और वहाँ जाके एक शोक संदेश ये व्यक्त करके आए और वहाँ पर लिख के भी आए कि हमें बड़ा दुख है कि खामनेई साहब चले गए। इससे एक डिप्लोमेसी क्रिएट होती है। अगर ऐसा करने से हमारे काम बन जाते हैं तो क्या बुराई है। तो ये एक बड़ा स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक है जो भारत ने खेला है। ठीक है, तो उम्मीद है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझा पाया हूँगा। अब मैं एक वीडियो डालूंगा पॉलिटिकल अफेयर्स इनसाइट्स पर, जिस पर ये बताऊंगा कि किस तरह से नीतीश कुमार अब सीएम की कुर्सी से हट गए और राज्यसभा में जाने वाले हैं। बिहार के पॉलिटिक्स पर चर्चा करूंगा। बिहार के गवर्नर ने, बंगाल के गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया, उस पर चर्चा करूंगा। तो ये पॉलिटिकल अफेयर्स पर मैं करने जा रहा हूँ। और जो उसको सब्सक्राइब किए हुए हैं उनको पता है कि बिहार के इलेक्शन से पहले ही मैंने कह दिया था कि बनेंगे तो सीएम नीतीश कुमार ही, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर पद से हट जाएंगे, और खुद हटेंगे, और खुद ही हटे हैं। तो उसको भी आप देखिएगा। पॉलिटिकल अफेयर्स इनसाइट्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम चैनल है अंकित दुबे जी, सर्च करेंगे मिल जाएगा, उसे फॉलो कर लीजिएगा। फेसबुक को कर लीजिएगा, ट्विटर को कर लीजिएगा, ज़िंदगी अफेयर्स इनसाइट्स कर लीजिएगा। जो हो पाए हमारे लिए कर पाइएगा तो वो कीजिएगा। और ये वर्ल्ड अफेयर्स इनसाइट्स को ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा फैलाइए, क्योंकि इसके सब्सक्राइबर बड़े रुक गए हैं। तो मैं कभी सब्सक्राइब करने को कहता नहीं हूँ, पर हर जना आप में से अगर किसी एक से भी सब्सक्राइब करवाएगा तो कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। मिलते हैं, नमस्कार।